देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है सुबह 10 का। आप देख रहे हैं दमदार 10। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का क्या होगा? लालू परिवार एक बार फिर मिला, क्या दिल भी मिले? खबर पश्चिम बंगाल से भी, क्या ममता बनर्जी को मिलेंगे हिंदू वोट? एसआईआर को लेकर कौन सा दंगल? लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर दंगल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 21 घंटे के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की जनता ठाकरे ब्रदर्स की किस्मत का फैसला करेगी। 21 घंटे के बाद महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीएमसी के 227 सीटों पर वोटिंग होगी। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी तक सारे बड़े बड़े नेता मैदान में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव लोकल है, लेकिन मसले सारे इंटरनेशनल उठे। लोकल कैंपेन के मुद्दे हिंदू मुसलमान से लेकर भारत और पाकिस्तान और यहां तक कि बांग्लादेश तक पहुंचे। लेकिन इस पूरे इलेक्शन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नदारद दिखाई दिए? सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस में महाराष्ट्र में खुद को कांग्रेस ने खत्म कर दिया है? इस चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? सवाल यह भी कि बीएमसी में ठाकरे की वापसी होगी। दोनों भाई एक साथ आ गए हैं, क्या वो ठाकरे की जान एक बार फिर से क्या मुंबई मान रही है, या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार लेगी? देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से बाजी मार लेंगे? कुछ बयानात आपके सामने रखते हैं, फिर करेंगे चर्चा। महायुति जीतेगी। महायुति जीतेगी। अब महायुति की जीत तो बोल दी देवेंद्र फडणवीस ने। कल जब महाराष्ट्र के वोटर 29 नगर निगमों के लिए वोट डालेंगे तो उनके मन में क्या होगा? क्योंकि भले ही ये लोकल चुनाव है, लेकिन सियासी पार्टियां इस राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर लड़ रही है। चुनाव प्रचार में मराठी वर्सेस गैर मराठी से लेकर हिंदी वर्सेस मुसलमान का मुद्दा हावी रहा। ओवैसी ब्रदर्स और बीजेपी के नीतीश राणे ने चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं। तो आपने बयानात तो सारे देखे, लेकिन राशिद किदवई जी आज हमारे साथ दमदार 10 में है। अवधेश कुमार जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। राशिद जी, अकबरुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार, अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, तमाम ताकत सब झोंक रहे हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कहां है? क्या कांग्रेस ने खुद को खत्म कर लिया महाराष्ट्र में? देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस जो है वो व्यवहारिक रूप से चुनाव लड़ रही है। उसे पता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का म्युनिसिपल इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मुद्दों से भटकाने वाली बात होती है। और जो लोकल कैंडिडेट होता है, जितना छोटा चुनाव होता है, और अवधेश जी मेरी बात से एग्री भी करेंगे, उतना मुश्किल, उतना कठिन होता है। तो ये परीक्षा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो परिणाम है, जो लोगों की उससे हट के होगा, बेहतर होगा। बहुत बड़ी एक ड्राइवर सीट पर नहीं होंगे, लेकिन प्रदर्शन जो पिछली विधानसभा से बेहतर होगा। लेकिन चुनाव में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? देखिए दिखाई, ये बात देखिए, जैसे अकबर का सुन रहा था, असदुद्दीन ऐसे बयान दे रहे हैं, ये आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका एक व्यक्तित्व है, वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सांसद हैं, उनकी वो है, वो म्युनिसिपल इलेक्शन में। और देखिए भाषा का एक बड़ा समस्या आती है। आप अगर मराठी भाषा वहाँ नहीं बोलेंगे चुनाव में, तो उसको भी एक इशू बनता है। तो तमाम चीज़ें कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए, जिसका वहाँ पर एक वोट बैंक है और एक पुराना उसका एक इतिहास रहा है, तो कभी भी बीएमसी का कोई चुनाव बता दीजिए। मैंने तो 80 के दशक से देखा, ना राजीव गांधी कभी गए, ना इंदिरा गांधी गई, ना सोनिया गांधी गई, ना मनमोहन सिंह गए, ना नरसिम्हा राव गए। तो सारी परीक्षा जो है राहुल गांधी और प्रियंका की क्यों होती है? ये भी एक नैरेटिव है जिसमें बताया जाता है कि राहुल गांधी अयोग्य है, प्रियंका गांधी को मौका नहीं मिल रहा है। ये सब बातें कही जाती हैं। तो ये नैरेटिव गढ़ा जाता है अवधेश जी। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भारतीय राजनीति के शीर्ष पर आने के बाद पूरे राजनीति के पुराने वर्ण क्रम, पुराने शब्दावली, तौर तरीके, प्रकृति सब बदला है। अगर उससे लोग नहीं सीखेंगे तो परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव भी उतनी ही गंभीरता से लड़ती है
अब देखेंगे कि अमित शाह तक इसमें तो नहीं आए हैं। अनेक ऐसे महानगर पालिका के चुनाव हुए जहां गृह मंत्री तक चुनाव प्रचार में गए, सारे अध्यक्ष गए। और इस समय महाराष्ट्र में तो आपको दिखाना है, क्योंकि 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को जो नगर परिषद पंचायत परिषद के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरह कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी थी। 75% से ज्यादा सीटें, मेरे पास आंकड़े भी है, सादे वो सीटें जीत गई थी और ये सब हार गए थे। तो उसके बाद ये दूसरा चुनाव है, इसके बाद फिर थर्ड फेज चुनाव होने वाला है। तो इसमें तो इनको करके दिखाना था जाके। देखिए, चुनाव जीतने के लिए आपको जितने आपके पास संसाधन है उसका उपयोग करना चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा नेता नहीं होता है। अब इस समय देखिए मुंबई का जो चुनाव है, इस समय जो आप दिखा रहे हैं, ये बात से तो मैं सहमत हूं कि यहां उनको ना तो कोई कुरान कह रहा है कि तुम छोड़ दो, ना कलमा कह रहा है छोड़ दो, ना हिंदुस्तान छोड़ दो। लेकिन वो राशि जी ठीक है करे अननेसेसरी, लेकिन उनको इसी से वोट मिलता है। खासकर संभाजी नगर का जो इलाका है, अकोला का इलाका है, भिवंडी का क्षेत्र है, उस सब में वो जाके ये भाषण देते हैं तो उनकी थोड़ी सी, और मुंबई के एक क्षेत्र में भयाकला वगैरह का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा उनका लगता है हमको कुछ मानखुर्द शिवाजी नगर में भी, जो हम मानखुर्द शिवाजी नगर के हमको कुछ मिल जाएगा, तो वो अपना आग लगाने वाली भाषण देते हैं वो, और उसका जवाब नीलेश राणे दे रहे हैं। देखिए इस बार का जो चुनाव है इसमें एक तो शिवसेना उद्धव ने और राज ठाकरे ने दोनों मिलकर के मराठी और गैर मराठी का जो विवाद खड़ा किया है वो इस बार मतलब लंबे ऐसे दिखा है। पिछले चुनाव में ऐसा नहीं दिखा था 2017 में जब हुआ था। अब इस समय की परिस्थिति है कि 37% मराठी मान लीजिए है, 2011 के अनुसार 35%, 37% है, 40% के आसपास गैर मराठी है, 19-20% मुस्लिम वहां है। तो अब आप जब मराठी की बात कर रहे हो तो इस बार जो गुजराती विशेष रूप से उठा दिया है उन्होंने कि मुंबई गुजरातियों के हाथ में चला जाएगा, तो अब एक बड़ा चंक जो वोटर है जो गैर मराठी है उसके सामने विकल्प महायुति ही रह गया है, मेजॉरिटी, कि भाई जब आप उठा रहे हैं तो हमारा विकल्प क्या है। दूसरा, मुस्लिम वोट जो पिछली बार विधानसभा में माना गया था कि 72% उद्धव के साथ गया था, लेकिन इस बार उद्धव जो है वो राज ठाकरे के साथ है, कांग्रेस तो उनके साथ है। 2-3 मुद्दे जो है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मराठी वर्सेस गैर मराठी, ये मसले जो है इस वक्त महाराष्ट्र के इन चुनावों में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 29 नगर निकायों के लिए तो कल महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। मुंबई का मेयर कौन होगा ये 16 जनवरी को रिजल्ट के बाद तय हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक में 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर जो कांग्रेस में जबरदस्त नाटक चल रहा है, सियासी खींचतान चल रही है, उस पर चर्चा करनी जरूरी है। एक तस्वीर में आपके सामने रख रही हूं, राहुल गांधी और डीके शिव कुमार की मीटिंग हुई। आप देख रहे हैं, अलग से मीटिंग हुई। तकलीफ क्या है ये हम सब जानते हैं, 2.5 साल का फॉर्मूला था ये हम सब जानते हैं। एक तरफ सिद्धारमैया, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं। दोनों नेता खुलकर इस मुद्दे पर बोलने से बचते हैं, लेकिन दोनों गुट के नेता बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा देते हैं। अब ये एक तस्वीर आप और देखें, दोनों नेताओं ने मैसूर एयरपोर्ट पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात की। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में राहुल गांधी दिख रहे हैं, डीके शिव कुमार एयरपोर्ट पर हैं। कुछ तो बात हुई होगी सर, आप तक कोई बात पहुंची, क्या बात हुई है राशिद? देखिए मीनाक्षी, जहां सर्जरी हो और वहां जो डॉक्टर, मतलब जैसे यहाँ राहुल गांधी है, वो होम्योपैथी की दवा दे रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पूरा एमएलएस की रायशुमारी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि डीके शिव कुमार के साथ कितने, सिद्धारमैया के साथ कितने। वो रायशुमारी नहीं कर रही। जो बात कही जा रही है 2.5 साल की बात, उसका कोई लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा आश्वासन दिया, सोनिया गांधी से बात करी, ये तमाम बातें होती हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेसी सिर्फ एक ऐसा ही ये चलता रहेगा जैसा हमने राजस्थान में देखा था और छत्तीसगढ़ में देखा था, और मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी वजह से गई। तो ये कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो एक मुख्यमंत्री को अगर बनाया जाता है तो उस मुख्यमंत्री को उसका सम्मान मिले। और सिद्धारमैया देखिए मीनाक्षी, बहुत सदी भी चाले चल रहे हैं। वो दिल्ली दरबार नहीं आते, वो पिछड़े वर्ग से लगते हैं। राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा एक कठिन बात ये होगी कि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को हटा करके वो एक फॉरवर्ड कास्ट को आगे लाएं, क्योंकि कांग्रेस के जो दो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल में और तेलंगाना में, वो भी अपर कास्ट के हैं। तो मुश्किल बात है। और डीके शिव कुमार देखिए मेहनत बहुत करते हैं, साधन उनके पास बहुत कुछ है, उनमें बड़ी प्रतिभावान शख्सियत है, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कांग्रेस से बाहर नहीं जाएंगे, सम्मान भी नहीं है पर बाहर भी नहीं जाएंगे, रहेंगे, राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन बीजेपी को मौका मिल जाता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर हमला बोलने का।
बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बजाय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तवज्जो देने पर आरोप लगाया और एक तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की। दरअसल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आप जानते ही हैं 2 दिनों की भारत यात्रा पर थे। दूसरे दिन वो बेंगलुरु पहुंचे थे और उनके दौरे का मकसद था निवेश करना, तकनीक को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। हालांकि जर्मन चांसलर की अगवानी करने के लिए ना सीएम थे, ना डिप्टी सीएम थे, ना तो इस तस्वीर में आपको कहीं डीके शिवकुमार दिखाई देंगे, ना सिद्धारमैया आपको दिखाई देंगे और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने जर्मन चांसलर के महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे की अनदेखी कर दी। अवधेश जी, ये एक चुनौती तो है। राहुल गांधी की अगवानी करने में इतने मसरूफ हो गए कि भूल ही गए कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जर्मन चांसलर आए थे। नहीं, बहुत अच्छी नहीं, ये यूरोप का और यूरोपीय संघ का सबसे प्रभावी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश के नेता और जो इस समय विश्व की तीसरी इकोनॉमी है, जो उसके इस समय कठिन परिस्थिति में आए हैं। और बंगलुरु इतना बड़ा केंद्र है, जो गए थे 25 उनके साथ उनके देश के बड़े उद्योगपति व्यापारी थे, वो साइंस सेंटर में गए हैं, उनकी जो अपनी कंपनी है वहाँ गए हैं, उन्होंने संबोधित किया है, सबसे मिले हैं। और वहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का न होना, ये तो मतलब अब ये तो ऐसा है कि इस पर क्या टिप्पणी कर सकते। राहुल गांधी के साथ भी वो राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी गुडलूट जा रहे थे, इतना समय भी उनके पास नहीं रहा होगा कि बैठ के अलग अलग बात करें। लेकिन जिस ढंग से सिद्धारमैया जी ने पहले स्वागत किया, डीके शिवकुमार थे, उसके बाद सिद्धारमैया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, डीके शिवकुमार बाहर आ गए, फिर वो लौट करके जब आते हैं तो फिर दोनों तो रनवे पर बात हो रही है। डीके शिवकुमार रनवे पर बात कर रहे हैं वहां से। तो अगर फ्रेडरिक मर्ज किसी भी मतलब जब हमारा स्टेट गेस्ट है तो बाकी तो उनको सब मिलेगा, तो स्टेट गेस्ट गया है तो कायदे से तो उनका प्लेन उतरा है, वह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको रहना चाहिए गवर्नर के साथ साथ, और सभी को रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। कर्नाटक में जो इस समय आर्थिक ह्रास की स्थिति है, उससे कर्नाटक को लेकर जो एक इमेज बन रही है कि पॉलिटिकल बैटल में उसकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, जो एक बड़ा केंद्र था, उसके लिए एक अवसर था उनके लिए अपने को बेचने का। तत्काल से योगी आदित्यनाथ के इतनी आलोचना करते हैं, एक बीमारू स्टेट को उन्होंने धीरे धीरे देश विदेश के लोगों के लिए थोड़ा करके एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। जी देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो विदेश मंत्रालय होता है, हाई प्रोफाइल विजिट्स वो पूरी की पूरी मिनट टू मिनट ऑर्गेनाइज करती है, कोऑर्डिनेशन होता है। क्या ऐसा कोई दस्तावेज है कि जहां मुख्यमंत्री को कहा गया हो या उप मुख्यमंत्री को कि आप आइए, इसकी अगवानी करिए, उनको तो विदेश मंत्रालय कहेगा तभी सीएम जा सकते हैं, वरना सीएम नहीं जा सकते। बिल्कुल, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड होती हैं और बहुत पहले से उसकी तैयारी होती है। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होता तो सिद्धारमैया जो एक सम्मानीय मुख्यमंत्री है, वो बिल्कुल ऐसा करते। वो राहुल गांधी से कह देते कि साहब यहाँ तो चांसलर आ रहे हैं, मेरी उनसे मीटिंग है, मैं कैसे वो करूंगा। बहुत बार देखिए, राजनीतिक उस वजह से ऐसी अनदेखी भी होती है। जो कांग्रेस के या विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में ना बुलाया जाता है। एक और आपके सामने एग्जांपल रखती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री ही ये कहते हैं कि स्टेट विजिट पर ऐसे नहीं होता, मीनाक्षी, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये तमाम सीनियर पत्रकार हैं। देखिए, पुतिन के समय भी हमने देखा कि लीडर ऑपोजिशन को नहीं मिलने का मौका दिया गया। बहुत सीनियर पत्रकार हैं वो एक दूसरा विषय। बहुत सीनियर पत्रकार हैं, इनको पता है कि इसमें कहीं भी विदेश मंत्रालय तो करेगा ही, वो तो स्वाभाविक स्थिति है। जब आए हैं विदेश मंत्रालय करेगा, पीएमओ लगा हुआ है, सब लोग चिट्ठी दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा, तब सिद्धारमैया ऐसा है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर कोई विदेश का उतर रहा, मैं कर रहा हूं कि अभी राहुल गांधी जिसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में कर लेते हैं, वो सब आए, देखिए सारे मुख्यमंत्री, क्या वो दिल्ली या ना हो तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। कांग्रेस का अजीब टाइप का कल्चर हो गया है। ये कांग्रेस जिसने देश में लंबे समय शासन किया, जिसने लिबरलाइजेशन किया, जिसने उस कठिन परिस्थिति में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, हमारे देश के सामने ऐसी परिस्थिति हो गई थी एकाएक कि हमारा अमेरिका दुश्मन था, हमारा जो है साउथ ईस्ट एशिया दुश्मन था, यूरोप से हमारे संबंध नहीं थे। उसी कांग्रेस पार्टी के नरसिंह राव ने कैसे एडजस्ट करके लिबरलाइजेशन करके और देश को उबारा है। वही पार्टी इस समय ऐसी छोटी राजनीति में फंसी हुई है। एडजस्टमेंट की बात की, वो एडजस्टमेंट नहीं किया तो मांगना चाहिए था कि हम मिलना चाहेंगे फ्रेडरिक मर्ज से, कोई मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। एक एडजस्टमेंट की कमी इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले वहां पर एसआईआर हो रहा है। इसे लेकर ही जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और बीजेपी पर निशाना लगातार साध रही हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली के तहत काम कर रहा है और बिना कारण बताए मनमाने ढंग से नामों को वोटर लिस्ट से हटा रहा है।
उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि वोटर लिस्ट बीजेपी के दफ्तर में तैयार हो रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के AI टूल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि SIR की वजह से अब तक 105 लोगों की मौत हो गई है और जानबूझकर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। 83 জন মারা গেছে, 84 মারা গেছে মানে আজ সকাল পর্যন্ত। 4 জন কমিটেড সুইসাইড করতে গেছিল এবং 17 জনের ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট স্ট্রোক হয়েছে SIR এর নোটিশ পাওয়ার পর। এর জমিদারি তো ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে, বিজেপি পার্টিকে নিতে হবে, দুর্যোধন দুঃশাসনদের নিতে হবে। প্রথম পর্যায়ে যে 54 লক্ষকে বাদ দিয়ে দিল একতরফা ভাবে, তাদের কিন্তু ফর্ম 7 আর ফর্ম 8 ফিল আপ করার অধিকার আছে। এক তো কেউ জানতেই পারলো না 54 লক্ষ কাদের নাম বাদ দেওয়া হলো, না দিয়েছে এই লিস্টটা কোনো পার্টিকে, এবং আমরা কিন্তু সেই ড্রাফট লিস্টটা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আরো 1,33,00,000 থেকে 36 লক্ষ নামের তালিকা করেছেন, যে তালিকা আমাদের কারো কাছে নেই। अब जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं उसका एक पहलू तो ये भी हो सकता है ना, मेरे पास ही दिल्ली का डेटा रखा हुआ है सर, प्रदूषण की वजह से, तो कोई कह रहा है किसी इंजेक्शन की वजह से, तो कोई कह रहा है ठंड की वजह से हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आ गए, लेकिन ममता बनर्जी को लग रहा है SIR की वजह से ही लोगों की जान चली गई। देखिए मीनाक्षी, मेडिकल रूप से तो जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है तभी मृत्यु होती है, तो ये कारण बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन टोटल जो SIR की कवायद चल रही है वो आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है कि लोकसभा के अभी चुनाव हुए जिसमें सरकारें बनी, केंद्र में सरकार बनी और राज्यों में चुनाव हुए, और उसके बाद इतना लाखों करोड़ों लोगों को हटाना उसका काम, इसका मतलब कि फर्जी वोटिंग हुई है पहले में, या अब गलत है, या जो लोग जिन लोगों का वोट है उनको हटाया जा रहा है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन, देखिए हम और अवधेश जी हम दोनों सीनियर वरिष्ठ हैं, 23 साल पहले भी एक्सरसाइज भी थी। मीनाक्षी, आप एक अखबार की रिपोर्ट दिखा दीजिए जहां पर कहा गया हो कि SIR की वजह से पूरा बवाल मचाओ। सिर्फ 2003 की हम बात कर रहे हैं ना, 2003 में तो मैं भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट, ये भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट, कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ। इस बार क्यों ऐसा हो रहा है कि उधम मचाए, और उसका पूरा राजनीतिकरण हो रहा है। मैं मानता हूं विपक्ष भी उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका समय जो है वो गलत चुना गया है, और इस तरह के हजारों लाखों के लोगों को मतदाता सूची से हटाए जाना घोर आपत्तिजनक है। अच्छा, आज एक खास तैयारी भी की गई है अवधेश जी, वो तस्वीरें अभी तक हमारे पास आई नहीं, वरना हम दर्शकों को दिखाते। गंगा सागर पे बड़ी तैयारी की गई है, मकर संक्रांति का आज त्योहार है और ममता बनर्जी ने ये तैयारी की है, और मंदिर तो वो बना ही रही हैं, आप जान ही रहे हैं, उन्हें वोट देगा। बड़ा अच्छी बातें कहते हैं। गंगा जो है, गंगा सागर आप जानते ही हैं कि हमारे भारत के हिंदुओं के तीर्थ में सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार का है, वो है, और गंगा सागर की तैयारी रही है। कम्युनिस्ट पार्टी भी तब भी रही है, भारत भर के हिंदुओं के लिए हो रही है, और ममता बनर्जी को मैं ये कहूँ कि वो तैयारी नहीं करती हैं, खूब कर रहे हैं। इसमें कोई चुनावी तैयारी तो नहीं है इस बार, तो स्वाभाविक है। जब चुनाव लड़ रही हैं, जब उन्होंने पिछली बार जाके आरोप लगाया कि गंगा सागर के लिए सरकार, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ से एक पुल दे दे कि लोगों को नाव से इतनी दूर जाना पड़ता है, उन्होंने पिछली बार सारे आरोप लगाए थे, वहां जाके किया था, मंदिर बनाने की घोषणा कर रही। लेकिन देखिए कल जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जैसे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में AI जो है बनाया गया, वो AI लेके EC जो है वो चमचे हैं, इलेक्शन कमीशन जो चमचा शब्द इस्तेमाल किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का चमचा है, उसके तहत कर रही है। जबकि आप देखिए कि कई लोग 54 लाख लोगों के नाम काटे गए, हमारे पास अभी तक नाम आए ही नहीं है किसके नाम काटे गए हैं, अब वो देखा जा सकता है। फिर संदिग्ध मतदाताओं पर वो क्वेश्चन उठा रही हैं कि सारे किए गए हैं। ये ममता बनर्जी एक स्ट्रेटेजी के तहत इस चुनाव को बेसिक मुद्दों की जगह, एक तो इलेक्शन कमीशन हो गया, ED CBI हो गया, ये दो बड़ा इशू को उन्होंने इस बार बना दिया है कस का। ये पूरे चुनाव के अंत तक चलेगा। वो अगर वो चुनाव जीत जाती हैं, दमदार नेता है कि नहीं, उसके बाद दमदार नेता तो उसी दिन पता चल गया था जब कमिश्नर के साथ देखिए उसको दमदार नहीं, दमदार का मतलब ये हुआ कि वो तो एक क्रिमिनल एक्ट है, वो एक दादागिरी, मतलब वो एक दादागिरी है, वो तो एक डकैती थी। वो अभी तक उनके विरुद्ध कार्रवाई, मैं तो इन्हीं से पूछ रहा हूं कि हम आप जाके अगर छीनती है, अभी हमारी आपकी क्या दशा होती। ठीक सर, आज मकर संक्रांति का पर्व भी है, दही चूड़ा भी कहीं पर खाया जाएगा, तिलकुट भी खाया जाएगा, और क्या लालू फैमिली एक साथ ये त्योहार मनाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि
बिहार से एक तस्वीर सामने आई और बिहार में आप देखें तेज प्रताप यादव निमंत्रण लेकर गए लालू को, राबड़ी को। अपने माता पिता के साथ उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर में उनके भाई भी दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी भी दिखाई दे रहे हैं। तो माता पिता का आशीर्वाद तो देखिए बेटे को मिल ही जाता है, लेकिन अवधेश जी ऐसा क्यों लग रहा है इस तस्वीर को देखकर? अच्छा, कात्यायनी के साथ भी कितनी प्यारी तस्वीर है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है तस्वीर को देखकर कि तेजस्वी कुछ खुश से नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए जरा तस्वीर दिखाइए तो, ये देखिए, इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ये देखिए, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन मुस्कुरा तो देते। तेज प्रताप मुस्कुरा रहे हैं, वो तो पूरा मुस्कुरा एक सदाबहार चुनाव हारने पर भी ये मुस्कुराए हैं। क्योंकि मुझे पहले तो तेज प्रताप की जो पहले छवि थी और पिछले 7-8 महीने में जो इमेज आई है, जिस ढंग से वो शांति से, संतुलन से बातचीत कर रहे हैं, सब जगह मुस्कुराते रहते हैं, सीधे सीधे उत्तर देते हो, वो उनकी बनी बनाई छवि के बिल्कुल विपरीत है। लालू जी के परिवार में देखिए, न तो उनकी माँ के चेहरे पर प्रसन्नता है, न तेजस्वी यादव के है, न लालू यादव के है। लालू जी का फिर भी ऐसा लग रहा है कि तो कुछ नहीं, वो क्या है कि इसका कारण ये है कि अभी परिवार अपने राजनीतिक भविष्य, अपने जो भौतिक जीवन है उसके भविष्य के लेकर इतने तनाव में है कि उसमें उनको तेज प्रताप बिल्कुल तनाव में नहीं है। तो वो जितने तनाव में है, जबकि नई पार्टी बेटी, भी बना आप ली, सोचिए ना, चुनाव मीनाक्षी एक के पास कोई बेटी नहीं दिख रही वहां, पूरी कर। अभी तेज प्रताप यादव ने, देखिए बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी। अरे आखिर मुकदमे में इनका भी एक नाम है, लेकिन ये सारे भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं, जनता दल के सबको भोज दे रहे हैं, सबके भोज में जा रहे हैं, डेली अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हैं, आरजेडी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। ये एक मतलब मैं तो मानता हूं कि भविष्य में अगर लालू परिवार के बचाने के लिए कोई व्यक्ति अगर तैयार हो सकता है थोड़े बहुत, तेज प्रताप हो सकते हैं। वो बहुत बुद्धि से काम कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप के पास ना पहले कुछ खोने को था ना अब, और उन्हें तो इस बात की प्रसन्नता हो रही, हंस मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने तेजस्वी को भी उसी कैटेगरी में ले आए। तो ये उनका एक राजनीतिक उपलब्धि है जिसको मना रहे हैं। और लालू परिवार, हमें उनके निजी जीवन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में इसलिए कह रहा हूँ, वो परिवार बिल्कुल टूटा और बिखरा हुआ है और उसमें तलखी मीनाक्षी बहुत गहरी है। वो इस तरह की ये फोटो अपॉर्चुनिटी जो हम कहते हैं कि जाके वो दे रहे हैं। देखिए, सारे परिवारों में ऐसी बात होती है, कौन इसको जाकर के फोटो देख के और उसका वीडियो बांटता है कि हम जो है जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं? अगर भाई भाई को बुला रहा है और बहनों को क्यों नहीं बुलाया? तो लालू परिवार और लालू जो है और रबड़ी देवी दोनों जो है, इससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा निजी रूप से बेचारे भी हैं और दुखी भी हैं। वो तो उनके चेहरे पर दिखाई भी दे रहा है। अब अगर ये दही चूड़ा सब साथ खाते हुए दिख जाते हैं, खिचड़ी साथ में पकती हुई दिख जाती है, तो शायद आरजेडी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी कोई नई जान आएगी।